अस्सलाम वालेकुम जी। तो नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन और ब्रिजिंग ऑन दी लिनक्स सर्वर। तो आइए हम देखते हैं कि डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं और ब्रिजिंग क्या है और उसको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम ये देखते हैं कि नेम रेजोल्यूशन क्या है। नेम रेजोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू आईपी नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन and it is the process of mapping IP addresses to host names, making it easier to identify resources on a network. Basically बात ये है कि अगर हम अपने IP एड्रेसेस को देखें तो IP एड्रेसेस जो है ना वो जस्ट स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होती हैं, जिन डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनको हम जो ना वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में जो ना वो लिखते हैं। तो आमतौर पे जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में नंबर्स को याद रखना एक कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस का भी जो ना वो कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो इसका जो अल्टरनेट होता है वो ये है कि हम जो है ना वो रियल वर्ड्स को जो ना वो यूज़ करते हुए आईपी एड्रेसेस को किसी मीनिंगफुल स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर एक आईपी एड्रेस है हमारे पास 172.16.1.1, तो बजाय कि हम ये पूरा आईपी एड्रेस जो ना वो कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ करें या इसको याद रखें, हम इसको एक हॉस्ट नेम जो ना वो डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कि हॉस्ट नेम फॉर एग्जांपल सर्वर 1 हो सकता है, सर्वर 2, या फिर ईमेल सर्वर हो सकता है, या फिर इसके अलावा और भी जो दूसरे किस्म के सर्वर्स हैं उसको उस तरह के नाम जो ना वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमें जो ना वो याद रखना इजी हो जाता है कि ये जो आईपी एक पर्टिकुलर जो सर्वर है, फॉर एग्जांपल ईमेल सर्वर है, तो उसका आईपी एड्रेस याद रखने की बजाय हम सिर्फ उसका ईमेल का हॉस्ट नेम, सर्वर का हॉस्ट नेम जो ना वो अपने उसको उससे रेफ़र कर लेते हैं। तो डीएनएस की नेम रेजोल्यूशन के सिलसिले से ये है कि हमें एक्चुअली जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो तो आईपी एड्रेसेस की बेसिस पे ऊपर ही होती हैं। तो हमने चूँकि जो नेम्स हैं वो सर्वर्स के वो डिफ़ाइन किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंपलिसिटी एंड टू रिमेंबर इट इजीली। लेकिन ये है कि एक्चुअल कम्युनिकेशंस जो ना वो आईपी एड्रेसेस के ऊपर ही होती हैं। तो रियल लाइफ में ड्यूरिंग द वर्किंग ऑपरेशंस हमें हॉस्ट नेम्स को आईपी एड्रेसेस में जो ना वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और आमतौर पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड हॉस्ट नेम्स को भी रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशंस के सिलसिले में हम दो केसेस जो ना वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि हम हॉस्ट नेम्स को रिज़ॉल्व करें डीएनएस सर्वर के ज़रिए, और दूसरा ये है कि हम किसी सर्वर के ऊपर जो ना वो स्टैटिक हॉस्ट नेम्स जो ना वो डिफ़ाइन कर दें कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो ना वो उससे एसोसिएटेड हॉस्ट नेम क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि हम ये दोनों किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जनरली एक फ़ाइल जो ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है /etc/resolve.config। दिस इज़ ए स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल विच इज़ रेयरली नीडेड टू बी चेंज्ड। हम यानी कि हम इसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं, या आमतौर पे हम नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स जो ना वो ऑटोमेटिकली इसको जो ना वो अमेंड करते हैं, उसको एडिट करते हैं, या फिर डीएचसीपी क्लाइंट्स वगैरह के जो डिफरेंट किस्म के हुक्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल वो डीएनएस सर्वर से अचीव कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, तो वो डीएचसीपी सर्वर जो ना वो इस फाइल को ऑटोमेटिकली चेंज कर देते हैं। तो इस सिलसिले में बुनियादी तौर पे ये कि ये जो फाइल होती है बुनियादी पे सिस्टम एमडी रिजॉल्व जो ना वो एक यूटिलिटी है जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है कि हम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, और ये जो इंटरेक्ट करती है सिस्टम एमडी रिजॉल्व हैंडल्स नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड इट शुड बी इंटरेक्टेड with through the system md resolve command.
यानी कि सिस्टम एमडी रिजॉल्व जो है ना वो बुनियादी तौर पे सर्वर्स की नेम सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करता है, और इसको हम आमतौर पे सिस्टम एमडी रिजॉल्व कमांड के साथ जो ना वो जो बुनियादी तौर पे मॉडिफाई करते हैं या उसके साथ जो ना हम इंटरेक्ट करते हैं। सिस्टम एमडी क्या है? बेसिकली सिस्टम एमडी जो ना वो एक इनिशियलाइजेशन लिनक्स सर्वर के ऊपर जो ना इनिशियलाइजेशन का जो ना वो प्रोग्राम है, जो कि आमतौर पे सबसे टॉप रूट के ऊपर जो ना वो प्रोसेस होता है। ये इसका आमतौर पे पीआईडी जो ना वो 1 होता है। पुराने सिस्टम्स पे फॉर एग्जांपल जो लिनक्स सिस्टम 5 थे उनमें sysv और lsp init के नाम से जो ना वो प्रोसेस होते थे, जो कि सिस्टम एमडी की जगह पे काम करते थे, और उनका भी पीआईडी जो प्रोसेस आईडी होता था वो 1 होता था। और ये भी बात याद रखने के लायक है कि बना तौर पे जितने भी फर्दर प्रोसेसेस जो ना वो स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे इस प्रोसेस के चाइल्ड होते हैं, यानी कि सारे के सारे इस प्रोसेस के अंडर जो ना वो काम कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हमें कोई सिस्टम लेवल के ऊपर जो ना कमांड देनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है या हमने उसको शट डाउन करना है, तो सिस्टम एमडी जो ना वो पैकेज या प्रोसेस जो ना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सिस्टम एमडी के बेसिकली डिफरेंट कमांड्स हैं जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सिस्टम ctl it controls the system MD system and services, यानी कि जो सिस्टम ctl कमांड है वो सिस्टम को इटसेल्फ कंट्रोल करने के लिए या फिर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके ज़रिए से जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज रन कर रही हैं सर्वर के ऊपर उनका स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं, उनको रीस्टार्ट कर सकते हैं या उनको स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह से एक जर्नल कंट्रोल है। जर्नल कंट्रोल जो ना इज़ यूज टू मैनेज जर्नल एंड सिस्टम एमडीज ओन लॉगिंग सिस्टम, यानी कि बुनियादी तौर पे जो सिस्टम एमडी के अपने लॉग्स होते हैं जो डिफरेंट इवेंट्स के, उनको मैनेज करने के लिए हम सिस्टम कंट्रोल की जर्नल कंट्रोल की कमांड को यूज़ करते हैं, इस रिलेटेड को यूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर होस्ट नेम को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होस्ट नेम कंट्रोल की कमांड होती है, होस्ट नेम ctl, और इसी तरह से लोकल कंट्रोल के लिए हमारे पास जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कीबोर्ड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन या टाइम वगैरह को इसके ज़रिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम और डेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइम डेट कंट्रोल होता है, और इसके ज़रिए से हम टाइम और डेट की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से एक सी ग्रुप्स कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिस्टम एमडी cgls यूटिलिटी होती है, और इस तरह से जो फ्रंट एंड के को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम एडमिन की यूटिलिटी होती है। ये सारी की सारी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं दे आर पार्ट ऑफ दी सिस्टम एमडी, और इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सिस्टम एमडी की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप सर्वर की कमांड लाइन के ऊपर मैन सिस्टम एमडी को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं और इसके मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। फिर ये है कि नेट प्लान एक जो ना यूटिलिटी होती है जो कि आमतौर पर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती है। सो नेट प्लान कॉन्फ़िगर्स सिस्टम एमडी रिजॉल्व टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर्स एंड डोमेन्स टू पुट इनटू द /etc/resolve.config which is basically a symbolic link। लिंक्स क्या होते हैं हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, और इसकी प्रैक्टिस जो ना वो हम डिफरेंट लैब्स में भी करते आ रहे हैं। तो फिर ऐसे हुए इस जस्ट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ शॉर्टकट अगर हम विंडोज सिस्टम के हवाले से बात करें तो जो ये जो फाइल होती है वो उसका लिंक जो ना वो किस तरह से होता है कि जो /etc/resolve config होती है वो बुनियादी तौर पे /run/systemmd/resolve और stop-resolve.config को लिंक कर रही होती है। फिर ये कि अब हम देखते हैं कि हम
रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इस पर्पस के लिए टू कॉन्फ़िगर द रिजॉल्वर we need to add the IP addresses of the name servers that are appropriate for the network to the net plan configuration file। यानी कि अपने तौर पे नेट प्लान जो यूटिलिटी होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ना प्रोवाइडेड होती है, जिसमें हमने नेम सर्वर्स या DNS सर्वर्स की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना होता है। It is also possible to add an optional DNS suffix search list to match the network domain names। The resulting file usually in the net plan is यहाँ पे स्क्रीन पे जो ना वो शो की हुई है। ये बेसिकली एक आइडेंटिड फाइल होती है। आइडेंटिड फाइल का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे इनकी जो हर लाइन की कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि प्लेसमेंट होती है, दिस यूजुअली फॉलोज सम टैब्स और सम स्पेसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम नेटवर्क की यहाँ पे इस फाइल की बात करें तो सबसे पहले टॉप लाइन के ऊपर नेटवर्क है, उसके बाद एक टैब है और उसके बाद हमने उसकी जो नेटवर्क डायमंड की जो ना वर्जन है और उसका रेंडर डिफाइन किया हुआ है। फिर हम जो इथरनेट से हैं और उसके इंटरफेसेस को या हर इंटरफेस को हमने IP एड्रेसेस वगैरह असाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जो ENP0S25 है, इसके लिए हमने IP एड्रेसेस 192.168.0.100/24 मास्क के साथ जो ना वो इसको असाइन किया हुआ है। इसी तरह से इसका जो गेटवे IP एड्रेस है वो 192.168.0.1 है। तो सर्च लिस्ट के लिए हमारे पास जो ना वो हम एक लिस्ट जो ना वो स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि नेम सर्वर्स के अंडर जो ना वो सर्च की एक स्ट्रिंग है जिसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की गई हुई है माई डोमेन और अदर डोमेन। ये बुनियादी तौर पे डोमेन नेम्स को सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सर्वर जो ना वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह से DNS के जो एड्रेसेस हैं वो भी हम एक लिस्ट की सूरत में दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो ना वो इसके DNS के एड्रेसेस जो ना वो 1.1.1 और 8.8.8 या फिर 4.4.4.4 ये एक लिस्ट इसकी प्रोवाइड की हुई है। फिर जैसे कि हमने कहा कि हम जो ना वो search option can also be used with multiple domains so that DNS queries will be appended in the order in which they are entered। यानी कि जिस ऑर्डर के साथ हम जो ना वो सर्च लिस्ट में जो ना वो एंटर करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर जो ना डिस्कस किया था, तो उसी ऑर्डर के साथ जो ना वो DNS सर्वर्स जो ना वो यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर if your network have multiple subdomains to search, the pertinent domain of example.com and two subdomains for like sales.example.com and dev.example.com, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो इस तरह से होगी। हमने जैसे कि पहले बात की थी, बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने example.com में यहाँ पे सर्च नेम सर्वर्स की सर्च लिस्ट में जो है स्पेसिफाई की है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वो टॉप के ऊपर example.com को देखेगा, फिर जो ना सेल्स के सर्वर को डोमेन को देख लेगा, और या फिर जो ना अगर वहाँ से भी कोई रिकॉर्ड उसको नहीं मिलता या DNS की क्वेरी जो ना फेल होती है, तो फिर dev.example.com को वो क्वेरी कर लेगा। If you try to ping a host with name of server 1, the system will automatically query DNS for its fully qualified domain name in the following order। यानी कि जो लास्ट टाइम में हमने जो पिछली एग्जांपल में हमने जो सर्च लिस्ट में जो ना वो डोमेन स्पेसिफाई की थी, उसमें ये है कि सबसे पहले वो एग्जांपल पे देखेगा, फिर sales.example पे देखेगा, फिर dev.example.com पे जो ना वो देखेगा। और अगर if there are no matches found, the DNS server will provide the result of not found and DNS query will fail। DNS query will fail का मतलब ये है कि बुनियादी पे हमें जो एक पर्टिकुलर IP एड्रेस के अगेंस्ट जो ना कोई हॉस्ट नेम नहीं मिला, या एक गिवन हॉस्ट नेम के अगेंस्ट हमें कोई मैपिंग जो ना वो नहीं मिली है। फिर ये है कि अब हमने DNS की कॉन्फ़िगरेशंस को देखा कि हम DNS सर्वर्स को किस तरह से जो ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन हमने ये डिस्कस किया था कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम जो ना वो हॉस्ट
नेम टू आईपी मैपिंग्स जो है ना वो स्टैटिकली अपने मैनुअली जो है ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं एक सर्वर के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन आमतौर पे /etc/host फाइल के अंदर जो ना वो डिफ़ाइन की जाती है, और एंट्रीज इन दी होस्ट फाइल विल हैव प्रेसिडेंस ओवर DNS बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि हमने नेट प्लान की कॉन्फ़िगरेशन में जो DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन की थी दैट विल बी टेकन आफ्टर प्रोसेसिंग दी होस्ट फाइल। अगर होस्ट फाइल में हमारे अंदर हमारे पास जो ना वो एक एंट्री मौजूद है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए या होस्ट नेम के लिए, तो वो उसको पहले जो ना वो कंसिडर किया जाएगा rather than querying the DNS server. When system tries to resolve a host name and matches any entry in the host file, it will not attempt to look up in the record in the DNS server. In some configurations, especially when internet access is not required, servers that communicate with limited number of resources can be conveniently set to use static host names instead of DNS server. कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो ना हमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं चाहिए या इफ़ वी डोंट हैव टू यूज़ सम रिसोर्सेज फ्रॉम द इंटरनेट, तो इट इज़ मोर बेटर कि हम जो ना वो मैनुअली होस्ट फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर दें ताकि हमारी क्वेरीज जो ना that will be faster. Example of the host file जो ना वो इस तरह से हो सकती है कि अगर हमारे पास जो local servers have been identified by simple host names, aliases and their equivalent fully qualified domain names. यहाँ पे host file की जो ना वो एक एग्जांपल दी गई है कि सबसे पहले तो जो हमें पता है कि जो 127.0.0 जो कि एक लूप बैक एड्रेस होता है वो हमारे इसी लोकल सर्वर को जो ना वो रेफ़र कर रहा होता है। फिर हम जो ना वो हमारे पास एक और सर्वर है यूबेंटो सर्वर्स, उसको हमने आईपी एड्रेस जो ना 127.0.1.1 स्पेसिफाई किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम यूबेंटो डॉट सर्वर को पिंग करेंगे तो बेसिकली वो 127.0.11 को पिंग करेगा। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट servers हैं like server 1, server 2, server 3, they are associated with the IP addresses of 127.11.12.13 और 14। अगर हम ये देखेंगे ये कन्फिग्रेशन लोकल सर्वर के ऊपर ही है because it is using the 127.0.0.0 network। तो इसका मतलब है कि they are some kind of virtual machines या फिर इसके कंटेनर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने उनके जो ना होस्ट नेम्स भी दे दिए, उनकी डोमेन भी दे दी और उसका एलियासेस यानी कि उसको रिमेंबर करने के लिए हमने VPN, मेल और www या FTP वगैरह के आइडेंटिफायर भी जो ना असाइन कर दिए हैं। अब फिर ये कि अगर हम नेम सर्वर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को देखें, the order in which system selects a method of resolving host names to IP addresses is controlled by the name server switch configuration, which is located in the /etc/nsswitch.config. इस फाइल में typically static host names defined in these systems /host files have precedence over names resolved from the DNS servers. The following is an example example of the different parameters which are available in the NSS switch configuration. अगर हम ये देखें तो ये बुनियादी पे इसकी configuration इस तरह से हो सकती है कि हम hosts हमने define की हुई है और उसके बाद हम उसकी files डिफ़ाइन करते हैं कि वो फाइल्स कौन सी हैं, कहाँ पे जो ना वो उसने लुक करना है, कहाँ से जो ना वो होस्ट को डिफ़ाइन करना है। तो इसकी जो डिफरेंट किस्म की एंट्रीज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल जो फाइल्स हैं, फर्स्ट ट्राइज टू रिजॉल्व स्टैटिक होस्ट नेम्स लोकेटेड इन दी होस्ट फाइल, then MD NS4 minimal attempts to resolve the name using multicast DNS. Not found का मतलब ये है कि return means that any response of not found by preceding MD NS4 minimal process should be treated as authoritative and the system should not try to continue hunting for an answer, यानी कि further queries इसको नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से DNS represents a legacy unicast DNS query और MD NS4 represents a multicast DNS query. To modify the order of above mentioned name resolution methods, we can simply change the host string to the value of our selection. For example, if we prefer to use a legacy unicast DNS versus multicast DNS, we can simply change the string in the NS switch configuration
with the host colon files DNS not found return MDNS4 and minimal MDNS4। इसके ज़रिए से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिजिंग क्या होती है। बेसिकली ब्रिजिंग मल्टीपल इंटरफेसेस इज़ मोर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन बट इट्स वेरी यूज़फुल इन मल्टीपल सिनेरियोज़। एक इसका सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की वर्चुअल मशीन्स अगर एक फ़िज़िकल सर्वर के ऊपर एक्सेस कर रही हैं तो हमने उनके दरमियान जो ना वो कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लॉजिकल इंटरफेसेस को ब्रिज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास जो ना वो एक फ़िज़िकल मशीन है और उसके ऊपर 3 वर्चुअल मशीन्स हैं। अब जो फ़िज़िकल मशीन है वो इथरनेट 0 के साथ जो ना वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो कि एक्सटर्नल कनेक्टिविटी जो ना वो प्रोवाइड करती है। और VMs हमने ऑलरेडी VM1, VM2, VM3 जो ना वो क्रिएट किए हैं। अब हर VM के ऊपर एक इथरनेट 0 इंटरफेस जो ना वो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, जो कि आमतौर पे वर्चुअल इंटरफेस होता है। फिर टैपिंग के ज़रिए से हम इसके जो ना वो वर्चुअल मशीन के लॉजिकल इंटरफेसेस के साथ जो ना कनेक्ट करते हैं और उनको फिर हम ब्रिज कर देते हैं, जो कि ब्रिजिंग की यूटिलिटी होती है, जो फंक्शनैलिटी लिनक्स के अंदर जो ना मौजूद होती है कि उन सारे इंटरफेसेस को हम कंबाइन कर देते हैं। अब ये है कि ये वर्चुअल मशीन्स को 2 ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं बिकॉज दे विल बी नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर, और दूसरा एक कि ये एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट कर सकती है। अब ब्रिजिंग में यह है कि आमतौर पे अगर हम DHCP सर्वर यूज़ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक VM को जो ना वो IP ट्रस्ट जो ना वो DHCP सर्वर से ही मिले, तो ये इस तरह की कन्फिगरेशंस आमतौर पे उसमें भी पॉसिबल होती हैं। ब्रिजिंग का अल्टरनेट जो ना एक वो नेटिंग भी है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसमें आमतौर पे जो ना वो एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, उसकी मैपिंग होती है, उसको हम नेटवर्किंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा एक और इसका सिनेरियो होता है कि अगर हमारे पास जो ना वो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स हैं या डिफरेंट नेटवर्क कार्ड्स हैं, तो उनकी कम्युनिकेशंस को हम किसी फायरवॉल के ज़रिए से जो ना कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए भी हम ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रिजिंग की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। अब यह है कि टू कॉन्फ़िगर द ब्रिज बाय एडिटिंग our net plan configuration, which is generally found in the /etc/netplan। इस बात के ऊपर जो ना वो आमतौर पे जो ना वो इसकी कन्फिग्रेशन होती है, ये सेम कन्फिग्रेशन है जिसमें हमने नेम सर्वर की कन्फिग्रेशन भी डिफ़ाइन की थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक जो न्यू लाइन यहाँ पे जो ना वो नज़र आ रही है वो है ब्रिजेस BR0, ये ब्रिज का आइडेंटिफायर है, और DHCP4, इसका मतलब DHCP4 वर्जन को हमने यहाँ पे इनेबल किया है। जिसका मतलब ये है कि वर्चुअल मशीन्स जो ना वो बेसिकली DHCP से एड्रेस जो ना वो अटेन करेंगी, और इसके इंटरफेसेस जो ना वो ENP3S0 जो कि ईथरनेट का इंटरफेस है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के बाद जो ना वो हम नेट प्लान को जो ना वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कमांड हमारे पास है sudo netplan apply। तो इसके बाद the new bridge interface should be up and running। The bridge control utility provides useful information about the state of the bridge and it controls the interfaces which are part of the bridge। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो ना वो नेम्स DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन और ब्रिजिंग के मतलब टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम।